हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें दोस्तों हमने दो पार्ट पढ़ लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जिस किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले पार्ट 3 और पार्ट 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 10 प्रश्न हैं वो हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आज के हम क्या क्या प्रश्न करने वाले हैं वो देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तीसरा प्रश्न है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करें। छठा प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न है संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण को बढ़ावा देने वाली शर्तें लिखें और संक्षारण से बचाव के उपाय भी लिखें। आठवां प्रश्न है वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की बर्तन की चमक क्यों चली जाती है। नौवां प्रश्न है विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय लिखें। और 10वां प्रश्न है कि आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये जितने भी प्रश्न हैं और अक्सर जो है एग्ज़ाम में आते ही है। तो इसके आंसर को अच्छे से देखना। मैं अपने तरीके से काफ़ी इजी तरीके से तैयार किया है आंसर, ताकि आप अच्छे से याद कर लो और समय समय पर आप वीडियो को पॉज करके और नोट भी कर लेना, ठीक है। अच्छा सा फेयर की कॉपी बना लेना ताकि जो है रिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इनके प्रश्नों के जो है आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, राइट। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लोहा है, कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है, या ये कह सकते हो कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो देखो इसने क्या किया कि लोहा ने कॉपर को अलग कर दिया। देखो उसके विलयन से जो है कॉपर सल्फेट के जो यौगिक है इसके यौगिक से कॉपर को अलग कर दिया और खुद जो है फेरस सल्फेट का निर्माण कर लिया, ठीक है। यानी खुद जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है ना। तो इस पे प्रश्न भी बनता है जो इसके बाद वाले प्रश्न में कराऊंगा। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो कि ये जो है विलयन है कॉपर सल्फेट का, नीला विलयन होता है ना। और जब इसमें लोहे के कील को डालते हैं तो इस विलयन का रंग हरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रश्न आता है जो कि आगे मैं कराऊँगा। तो इस प्रश्न का आप आंसर लिख लोगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट देख लो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पर बन सकते हैं, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी जो होता है, यानी कि अभिक्रियाशील तत्वों के घटते क्रम में अगर हम इनको लगाएं तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का नंबर आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा का होता है, फिर प्लम्बम, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर जो होता है चांदी और लास्ट में सोना। यानी कि इसमें और भी तत्व होते हैं बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है तत्व हैं जो क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर इनको, सक्रियता श्रेणी के आधार पर इनको रखा गया है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है तो आप क्या कहोगे, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है और उसके बाद नंबर आता है सोडियम का, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो, ठीक है, तो आप पोटेशियम ही काटना, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक पोटेशियम ही होता है। और ये भी ध्यान रखना, इस पर प्रश्न बनता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर, यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर यही है क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील तत्व होने के कारण जब इनको बाहर अगर रखेंगे तो ये वायु से संपर्क करके स्वतः जलने लगते हैं, ठीक है, जल उठते हैं। तो इस कारण इन्हें केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं सोने का, तो आप जानते हो कि सोना जो है कभी ख़राब नहीं होता है ना, इसलिए सोने के जो है ज्वेलरी बनाए जाते हैं क्योंकि सोना जो है कम अभिक्रियाशील तत्व होता है और ये अन्य तत्वों से अभिक्रिया न के बराबर करता है और स्पेशली जो है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है।
तो इसमें आप दो पॉइंट याद रखना है कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, जबकि सोना जो होता है सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होता है। राइट, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। तो दोस्तों आ गया वही प्रश्न। तो आप इसका आंसर देखो इस प्रकार से लिखना कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा जो है कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं। तो फेरस सल्फेट का निर्माण करता है जिसमें लोहे के कील का रंग जो होता है भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट का नीला विलयन होता है ना, कॉपर सल्फेट का नीला विलयन होता है। लेकिन क्या होता है कि फेरस सल्फेट का जब निर्माण होता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन आपके होंगे हरा, लाल, भूरा, नीला। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हरा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ये नीला विलयन है ना, इसमें लोहे के कील को यहाँ पर डाला गया है। तो ये लोहे का कील जो है भूरे रंग का हो जाएगा और ये जो है विलयन जो है फेरस सल्फेट का बन जाएगा। तो फेरस सल्फेट का फिर ये विलयन का रंग कैसा दिखेगा, हरे रंग का, है ना। यहाँ पे देख सकते हो लोहा जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बना लिया और कॉपर को विस्थापित कर लिया। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था वो एकल विस्थापन था, तो क्या कर रहा था कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप आंसर लिखोगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी यहाँ पर भी विस्थापन तो होता है लेकिन दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला ही दूसरे को विस्थापित करके साइड करेगा, यहाँ दोनों यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि आपस में वो जो है साझा कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या होता है कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिल जाता है और बेरियम सल्फेट के साथ मिल जाता है और ये बना लेते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के जलीय विलयन, ठीक है, जब दो यौगिकों के जलीय विलयन को परस्पर मिश्रित करते हैं, या ये कह सकते हो कि दो यौगिकों के जलीय विलयन की अभिक्रिया कराई जाती है तो एक ठोस पदार्थ अवक्षेपित होता है। ठीक है, एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, ये भी जलीय विलयन है, बेरियम क्लोराइड है, ये भी जलीय विलयन है। और जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। और बेरियम सल्फेट किस अवस्था में होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, ये ठोस अवस्था में है, भौतिक किसकी अवस्था होती है, ठोस। तो यही यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जब जलीय विलयनों को जो है मिश्रित कहते हैं तो एक ठोस पदार्थ अवक्षेपित होता है। इस वजह से इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, और अवक्षेपित पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित करें। तो दोस्तों ध्यान से इसमें सुनना। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उपचयन अभिक्रिया हो। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो तो हम इसको क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसको अपचयन अभिक्रिया। उसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन की कमी मतलब हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो उपचयन और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो उसको अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, यानी एक तरफ अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन की कमी होगी और अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। और दोनों में से कोई एक हो सकता है या किसी रासायनिक समीकरण में दोनों हो सकता है। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हो, कोयले को, ठीक है, वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन तो अकेला है
इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। और वही दूसरे समीकरण में आप देख सकते हो कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया जो हम कराते हैं तो कॉपर और जल का निर्माण होता है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ऑक्सीजन में कमी हो रही है ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसके कारण ये कॉपर हो गया। तो ऑक्सीजन में अगर कमी हो यानी ह्रास होती, कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। जबकि आप इसमें देख सकते हो कि हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया। तो नीचे आपका एग्जाम्पल यही है, देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। और क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए उपचयन अभिक्रिया। साथ में ये भी आ सकता है, ये आपको दिया गया है समीकरण, ठीक है, ऐसा समीकरण दिया रहेगा और इसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन पदार्थ उपचयित हो रहा है ना, या कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। तो अब जैसे उपचयित की बात है यानी उपचयन की बात है तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, किसमें, जल में। जबकि कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, किसमें, कॉपर में। तो लिख लोगे ना, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि प्रश्न कभी कभार इन्हीं जो है समीकरणों से बन जाता है। अब देखो अगर उपचयन अपचयन अभिक्रिया डायरेक्ट न लिखकर सिर्फ ऐसा प्रश्न आ जाएगा, ये समीकरण दे दिया जाएगा और इसमें आपको बताया जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है ना। और इसके अलावा इसमें पूछा जाएगा कि इसमें उपचयन अभिक्रिया उपचयित पदार्थ कौन सा है या अपचयित पदार्थ कौन सा है ना। तो इस प्रकार से जो आपको सोचना है और आंसर देना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और रेडॉक्स अभिक्रिया दोस्तों किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हों, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। याद हो गया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पहले ही बता दिया, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। सिंपल सा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों हो रहे हों तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपका पिछला वाला ही है, कोई नया एग्जाम्पल तो नहीं है, एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर लो अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर वही है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है कॉपर में और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है जल में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एक ही जो है अभिक्रिया है यानी एक ही समीकरण है और इसमें दोनों हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो समीकरण है, ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है संचारण किसे कहते हैं, ठीक है। संचारण किसे कहते हैं, संचारण को बढ़ावा देने वाली शर्तें लिखें और संचारण से बचाव के उपाय लिखें। दोस्तों मैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न न छूटे। हमारी टारगेट होनी चाहिए 100 में 100 नंबर, ठीक है, 100 में 100 नंबर प्राप्त करना। और इसी बेस पे मैं जो है आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ ताकि आप कोई एक्स्ट्रा प्रश्न जो है जो एग्ज़ाम में नहीं आते उसको याद ना करके आप इम्पोर्टेंट प्रश्न ही याद करो, ठीक है। चलिए तो इसके आंसर हम क्या लिखेंगे कि जब कोई धातु वायु, आर्द्रता, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत इनसे अभिक्रिया करके कमज़ोर अर्थात संक्षारित हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे, राइट। एक बार फिर से सुन लो, जब कोई धातु वायु, आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता का मतलब नमी होता है, ठीक है, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है तो धातु की ऊपरी परत इनसे अभिक्रिया करके कमज़ोर, ठीक है, अर्थात संक्षारित हो जाता है। तो इस परिघटना को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी की ऊपरी परत जो है ऊपरी काली परत हो जाना, ठीक है, चांदी जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो काली परत उस पर जम जाती है। इसके अलावा तांबे के ऊपर जो है हरी परत का चढ़ जाना, तो ये सब जो है संक्षारण का एग्जाम्पल है। अब देखो संक्षारण को बढ़ावा देने वाली शर्तें क्या हैं, तो वही चीज़ है वायु, आर्द्रता और अम्ल। तो आप वही आंसर लिखोगे वायु, आर्द्रता और अम्ल, ठीक है। अब इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है, हम इनसे कैसे संक्षारण होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, धातुओं को। तो सबसे पहले जो है यशद लेपन, जिसको हम जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों जस्तीकरण जस्ता से निकला है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं कि धातु पर जास्ते का, यानी कि हम जिंक कह सकते हो, इंग्लिश में इसको जिंक कहते हैं। तो जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं, ठीक है। इस पे प्रश्न भी बनता है कि यशद लेपन किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं, ठीक है। तो यशद लेपन करा देने से जो है वो धातु सेफ रहता है, या हम पेंट कर देते हैं। जैसे घर पे क्या होता है कि हमारे लोहे का गेट खिड़की वगैरह होते हैं जो लोहे के बने होते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना, ताकि वो ख़राब ना हो। तेल या ग्रीस लगाकर, जैसे मोटरसाइकिल, साइकिल, ठीक है, जो हो गए व्हीकल्स हो गए, मशीन हो गए फैक्ट्री में, तो उनमें हम तेल या ग्रीस लगा देते हैं। जैसे मान के चलो कि लॉक हो गया, घर का जो ताले वगैरह होते हैं उसमें भी तेल या ग्रीस लगा देते हैं ताकि जंग ना लगे उसमें, है ना, और वो ठीक है ठीक ढंग से काम करता रहे। इसके बाद चौथा जो है उपाय विद्युत लेपन। विद्युत लेपन भी पेंट करने का यह तरीका, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम विद्युत प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, जैसे कार का पेंटिंग होता है, ठीक है, बस वगैरह का पेंटिंग होता है, तो स्पीडली पेंटिंग हो जाता है और काफ़ी मतलब बेस्ट पेंटिंग हो जाता है, इसलिए विद्युत लेपन विधि द्वारा उसको पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न के आंसर आप कर लोगे, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, वायु के संपर्क में आने पर, यानी कि जब वायु के संपर्क में आता है तो कॉपर का बर्तन जो होता है इसकी चमक क्यों चली जाती है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, कॉपर के बर्तन जब वायु के संपर्क में आती है तो कॉपर वायु से क्या होता है, अभिक्रिया करता है। और कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेती है, जिससे क्या होता है, कॉपर के बर्तन की चमक चली जाती है। या ये कह सकते हैं कि कॉपर की जो बर्तन है वो काले रंग का हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये रंग के बेस पे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, कि वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन का रंग कैसा हो जाता है। तो आपको आंसर देना होगा, ठीक है। ऑप्शन होंगे काले रंग, लाल, ठीक है, नीला, भूरा, जो भी हो। तो भूरे रंग का कॉपर होता है ना। अब जब वायु से अभिक्रिया कर लेता है तो काले रंग का हो जाता है। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे समीकरण है, कॉपर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लिया है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं और इसको रोकने के क्या उपाय हैं, ठीक है, वो लिखना है आपको। तो दोस्तों क्या होता है कि वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री होता है, वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है ना, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस परिघटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं, राइट। लिख लोगे, आंसर लिखना है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो इस परिघटना को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कभी कभार, ठीक है, चिप्स के कोई पैकेट, कुरकुरे के पैकेट खरीदता है और हो सकता है कि उससे जो हवा होता है जिसके कारण वो पैकेट फुला हुआ होता है, अगर उससे हवा निकल गया होगा कुछ दिन पहले, ठीक है, तो जब उस हवा निकले हुए कुरकुरे या चिप्स को खाओगे ना, तो उसके टेस्ट में जो है चेंजेज आ जाएंगे, मतलब मज़ा नहीं आएगा खाने में, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका रीज़न क्या है, उसमें विकृत गंधिता आ चुका है ना, उसके स्वाद में, टेस्ट में जो है चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार की परिघटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। कि जब भी आप कोई फास्ट फूड खरीदते हो, ठीक है, चिप्स कुरकुरे वगैरह, तो उसके पैकेट को ध्यान से देख लेना। अगर पैकेट में गैस भरी हुई है तब तो ओके है, ठीक है, एक्सपायरी डेट के साथ आप देख लेना। और अगर गैस भरी है तो ओके है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो कि एक्सपायरी डेट ना भी हो, ठीक है, मतलब उसमें अभी एक्सपायर ना हो रखा हो और उसके पैकेट में गैस ही ना हो, तो समझो ख़राब हो चुका है, उसको मत लेना, ठीक है, वो नुकसान पहुंचा सकता है आपको। अब चलो दोस्तों आते हैं विकृत गंधिता को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, ऑक्सीकारक का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, ऑक्सीकारक के वजह से जो है उपचयन अभिक्रिया जो होता है, तो ऐसे मतलब ऑक्सीकारक का उपयोग, ऐसे मतलब पदार्थ का उपयोग करो जो कि उपचयित होने से बचाए, राइट। पहला तो रोकने का उपाय ये है। दूसरा है कि वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, तो जो पैकेट में भरे होते हैं ना चिप्स वगैरह के, वो
ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस ही भरे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तो उपचयन होता है ना। अभी आपने पढ़ा ना कि उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ऑक्सीजन को निकालकर यानी वायु को निकालकर और उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इससे उपचयन नहीं हो पाएगा और जो है वस्तु खराब नहीं हो पाएगी, खाद्य सामग्री खराब नहीं होगी। और तीसरा है वायुरोधी बर्तन का उपयोग कर। तो इस प्रकार के वायुरोधी बर्तन का प्रयोग करके भी हम खाद्य सामग्री को सेफ रख सकते हैं। और चौथा प्रक्रिया है शीतलन द्वारा। जैसे हम घर में रेफ्रिजरेटर में हम खाने को, ठीक है, या फिर कुछ सब्जी फ्रूट्स वगैरह को जो है हम रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे खाद्य सामग्री खराब नहीं होते जल्दी, राइट। तो ये जो है 4 मेन उपाय है जिसकी वजह से हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और इसी पर एक प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, राइट। तो आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि आलू चिप्स जैसे खाद्य पदार्थ के पैकेट में वायु को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, है ना, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है और ये खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। इसी वजह से आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लिख लोगे ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के जो 10 प्रश्न हैं उसके आंसर आपने देखा, बहुत आसान सा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और पार्ट में इसके जो है प्रैक्टिकल बेसिस पे जो है प्रश्न मैं बनाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ में एक ऑब्जेक्टिव का भी जो है वीडियो बना दूंगा। पहले चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं 1 नंबर वाले प्रश्न, उसके भी होंगे वीडियो। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।